जनरल क्यूरीज करनी है? ओके इमरान, मैंने ना एक ईमेल सुबह फॉरवर्ड की है, उसका जवाब यार अभी दे दो। वो मैं कर वो दे सकता वो मेरे अपना आईपी एड्रेस से। हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक। ठीक जी। फॉर जनरल क्वेरीज बताओ बेटा, किसी के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स? आप में से अभी किस किस ने एग्जाम देना? सर हमारा एग्जाम नवंबर में है। नवंबर में? नवंबर भी तो, वो तो वाई वाई होगा ना आपका कि? यस सर। वाई, आपने पहले एग्जाम दिया है? यस सर, ओके, एक दफा दिया। एक दफा। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अम, बस देखो, तो हर चीज में कोई चीज अच्छी भी होती है। लेट्स स्टार्ट विद अच्छी। अच्छी क्या बात थी इम्तिहान की? दैट्स अबाउट, फॉरगेट अबाउट द फाइनल आउटकम। लेट्स सी, आपका क्या ख्याल है इस एग्जाम में क्या अच्छी? खाना अच्छा था जो दिया था उन्होंने? खाना तो नहीं था। खाना नहीं देते, जी चाय देते हैं? जी। चलो, जहाँ बिठाई थी जगह वो अच्छी थी, हॉल अच्छा था? यस सर। अच्छा। और फिर व्हाई डू यू थिंक यू डिडंट गेट थ्रू? मुझे ऊपर चाय ला दो प्लीज एक कप। चाय से मुझे याद आया, मैं भी चाय पी लूं। आपका क्या ख्याल है कि आपके केस में क्या हुआ जो आप टोक्स पास है आपके? सर आई जी थिंक आप, मैं बहुत ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूज हो गई थी। जो मुझसे सही सही चीजें भी सारी गलत हो गई। बस एग्जाम इस टाइम नहीं हुआ, लास्ट टाइम ठीक नहीं हुआ। ओके। आपको आइडिया है कि एग्जाम नॉर्मली फेल किन किन वजूहत से होते हैं? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? एक आपने खुद ही कहा कि जी मैं कंफ्यूज हो गई थी। यस सर। और आपके क्या, व्हाट डू यू थिंक, और क्या रीजंस होते हैं कि लोग क्यों नहीं टाइम पास होते? मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। एक वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। और मुझे टाइम मैनेज नहीं हुआ था बिल्कुल। इस वजह से मैं रह गई कि मुझे टाइम बिल्कुल भी मैंने मैनेज नहीं कर पाई। बस हिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी? हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई थी। एक तो मेरी पेशेंट थोड़ी सी नॉन कोऑपरेटिव थी। वो मुझे पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए भी अलाउ नहीं कर रही थी। बस इस चक्कर में मेरा सारा टाइम चला गया। नॉन कोऑपरेटिव, ओके। तो जब उसने, लेट्स सपोज, लेट्स इसी को लेट्स सपोज साथ लेते हैं, अगर आपका पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव हो तो क्या करना चाहिए? अ, वो तो आपके हाथ में नहीं है ना, ये तो एक एक्सटर्नल है, वो आ गया है आपके पास। क्योंकि यस सर। जो एग्जाम जो फेल है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। जी जी एक, जी। उसको अगर हम सिंप्लीफाई मैं करूँ, कुछ चीजें यस आपके कंट्रोल में हैं, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। सर। दैट है चॉइस ऑफ द पेशेंट विच यू गेट इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो एक रैंडमली सिलेक्ट होके आता है। यस सर। ठीक है ना? जी जो जी जी। आपने पहले दोनों बातें की, एक कि मैं कंफ्यूज हो गई और दूसरा मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये किसके कंट्रोल में? ये मेरे अपने कंट्रोल में ये था। अपने अपने कंट्रोल। और जो चीज अपने कंट्रोल में हो उसको करेक्ट करना आसान है, टाइम मुश्किल? थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा टाइम के साथ इंसान इतना मेच्योर हो जाता है कि टाइम उसे तो समझ बेटा, आती है कि क्या है। टाइम तो फॉर यू द टाइम इज वेरी सिंपल, टाइम इज इन नवंबर। दैट मीन्स कि अभी हम अगर अक्टूबर में हैं यस सर। तो अगले महीने टाइम तो आपके पास बस यही है, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा। यस सर। अगर आप टारगेट कर रहे हो उससे अगले 6 महीने, तो वो तो एक अलग कहानी। नो नो। नो नो। तो जो चीजें फिर आपके अपने कंट्रोल में हैं उनको तो हमने खुद मैनेज करना है। यस सर, तो सही ये बात। कंफ्यूजन टाइम मैनेजमेंट क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, सॉरी, ये दोनों आपके ही कंट्रोल में है, तो इसकी मैनेजमेंट तो सिर्फ एक चीज से होती है, एंड दैट इज एज सिंपल एज दिस, वो है प्रैक्टिस। यस
sir. प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग जो आप करो। जैसे आप जब आप सेक्शन करने लगते हो, जी। अपने सेक्शन को आप इम्प्रूव कैसे करते हो? सिजेरियन सेक्शन को अपनी स्किल्स उसमें से उसको इम्प्रूव कैसे करते हो? जाहिर है जो वो सेक्शन आपने पहली दफा किया था जी जी और जो सेक्शन आपने लेट्स सपोज अपनी ट्रेनिंग के एंड में किया, उन दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा कि नहीं था? बिल्कुल था। टाइम के साथ है टाइम फिर में कम लगा आपको टाइम और कम और जल्दी से हर तरह की सिचुएशन डील करने की रिफ्लेक्सेस डेवलप हो गए आपको फिर के सोचना ही नहीं पड़ा और वो खुद ब खुद चीजें कुछ हो जाती हैं। जी इसी तरह मैं होता है ना, क्योंकि वो हमने हर किस्म के मतलब प्रॉब्लम्स को अ, फेस कर लिया। तो तो आप फिर कहते हो कि क्या ज्यादा क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, हम मसाज कर देंगे, हम उसको लेट्स सपोज बीलिंग्स लगा देंगे, एंड खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा हो गया तो इंटरनल आइलेक भी लाइगेट हो जाती है, यूट्राइन भी लाइगेट हो जाती है, आप स्टेक्टमी भी कर सकते हो, यही होती है ना, या टेम्पोनाट डाल देते हो, इसी जी जो भी है। लेकिन ये एट दैट स्टेज यू आर प्रिपेयर्ड। जो पहला सेक्शन होता है उसमें क्या हो रहा होता है, जो पहला आपको सेक्शन तो बहुत स्लो हो रहा होता है आराम आराम से हो रहा होता है, फिर वो आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको बता रहा होता है कि जी यहाँ से आप बाइट लो, ये तुमने बाइट ठीक पूरी नहीं ली, या तुमने ये लेयर मिस कर दी, या ये कौन इस तरह लेना है, नॉट आपकी कई बार लूज हो जाती है, धागा कई बार ज़्यादा जोर लगाते हैं टूट जाता है, एंड कई बार कट थ्रू हो जाता है, कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं प्रॉब्लम होने में, वो हो जाती है। जैसे हम, मुझे याद है हमारे साथ एक नई हाउस ऑफिसर थी और मेरा ख्याल है कोई हम में से सर्जरी कर रहा था, वहां पे था। तो जब हमने स्किन का इंसिजन दिया यस तो सर वहां पे छोटा सा ब्लीडर था, तो जब वो ब्लीडर उन्होंने किसी आर्टरी से या फोर्सेप्स से पकड़ा तो वो इंतजार कर रही थी। तो उसने फिर अपने नई हाउस अफसर उसको डांटा कि तुम्हें पता नहीं है कि जब ये ब्लीडर इस तरह पकड़ते हैं तो वो आर्टरी से पकड़ते हैं तो उसको कॉटराइज करते हैं। जी उसको उसने कॉटरी पकड़ी, उसने कॉटराइज कर दिया, करते करते वो जब पेरिटोनियम पे गए, उन्होंने जब आर्टरी से पकड़ी पेरिटोनियम, उसने फौरन लाके कॉटरी टर करके ला दी। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैडम आप ही ने कहा था जब आर्टरी से पकड़ते तो करते। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। अब इन सब को जो है प्रिवेंट करने के लिए या करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो है इसकी रेपिटेशन। रेपिटेशन, जिस तरह आपने कहा कि जी जो मेरा आखिरी वाला सेक्शन था, हम इतने कॉन्फिडेंस थे कि हमने कहा जी जिस मर्जी किस्म का सेक्शन हो जाए, प्रीवियस 4 प्रीवियस 5 ब्लैडर एडहेरेंट, पेरिटोनियम खुल नहीं रही या जो भी है व्हाट नॉट, हम फिर भी उसको मैनेज कर लेंगे। और ये सब चीजें तब होंगी, ये सब चीजें सिर्फ तब होती हैं, ओनली तब होती हैं जब आप ये बार बार रेपिटेवली करते हो। आई डोंट नो आपने कितने सेक्शन किए होंगे, इफ आई एम नॉट गेसिंग रॉन्ग तो कोई 100-500 से ज्यादा ही किए होंगे, यस सर वो किससे तो कम हम तो किए। लेडी रीडिंग में थे तो ने तो बहुत ज्यादा किए तकरीबन हर दिन 2 सेक्शन तो करते थे चलो 500 नहीं तो 1000 हो गया होगा। तो इतना ही अगर बार आप ये अपना प्रैक्टिस बार बार केसेस की करोगे फ्रॉम नाउ ऑन टूवर्ड्स नवंबर तक, तो उसमें ये कंफ्यूजन और टाइम मैनेजमेंट आपकी उसमें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात। तीसरा आपने कहा कि थैंक पेशेंट जो था जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है वो था नॉन यू कोऑपरेटिव। अब नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट का क्या करना चाहिए? आ गया सर ये बैठे जो हैं सामने। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना ये थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए मुझे नंबर वन, उसमें देखो वो मरीज यस सर आज तक ऑनेस्टली, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको रिफ्यूज नहीं करता, रिफ्यूज करता जब वो शुरू हो जाए ट्रस्ट हो। अब मसला आपके पास सिर्फ इतना है कि वो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 मिनट है, वो या 1 घंटा होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली नो क्या लॉन्ग शेकिंग। उन 30 मिनट यस में सर आप कितना भला है।
मैं ये भी सुना दूं, हमारा ये क्या हो रही थी, मेरा फाइनल ईयर का इम्तिहान हो रहा था यस सर। और मेरा क्लास फेलो था साथ मेरे, वो बेड साथ साथ होते हैं, पेशेंट्स पे लेटे होते हैं, आप साथ साथ खड़े होते हैं, तो हम साथ खड़े देख रहे थे। एग्जामिनर उसके पास गया, उसने कहा जी इनका ना ये पटेलर रिफ्लेक्स चेक करो करो। अब उस पेशेंट था, ही वाज बेड पे बैठा हुआ है और टांग उसकी बेड पे, उसके नहीं हुआ क्या ना करी जा रहा है। उसको कहता है ओए मेरा इम्तिहान। यस सर। सॉरी, आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सॉरी। उसे हल्का सा कहता है ओए कान में, मेरा इम्तिहान हुआ है, प्लीज कोऑपरेट कर वरना मैं फेल हो जाऊंगा। तो बात ये है कि नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट को कोऑपरेटिव कैसे बनाते हैं। एंड फॉर मी आई डोंट नो, अगर बाकी सारे लोग भी हैं यहाँ पे दे कैन गिव देयर रिपोर्ट, लेकिन मेरे अपने हिसाब से, मुझे पानी पीस देना, मेरे हिसाब से वो 30 मिनटों में यू नीड टू बी फ्रेंड हर इन अ मैनर कि वो फिर आपको रिफ्यूज ना करे, और दैट कैन ओनली हैपन कि वो करे। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि वो आपसे पहले 3 दफा पहले भी और उसका 3-4 दफा एग्जामिनर पहले हो चुका है और शी इज वेरी वेरी अनहैप्पी कि जी कि मुझे बार बार एग्जामिनेशन कर रहा है और मेरा कोई रिजल्ट नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यू नीड टू टेक दिस थिंग ऑन, एंड अगर इतना कुछ होता है तो आप उससे पूछ लो कि जी क्या आप पहले वजह बता दें कि आप क्यों नहीं कराना चाहते। वो कहेगी जी मेरी पहले यस 4 दफा 5 दफा एग्जामिनेशन हो, वो कह सकती है कि जी सर। मेरे 4 या 5 बार पहले नहीं। एक ये स्टैंड आप ले सकते हो कि जी पेशेंट हैड ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड मल्टीपल टाइम्स, शी इज नॉट विलिंग टू अलाउ मी, लेकिन फिर भी आप कहो कि जी है, लेकिन आप उसको ये ट्रस्ट जरूर करो कि जी हाँ जी मैं करूंगी, आपको पेन नहीं होगी, अगर पेन होती है आपको मैं वहीं रुक जाऊंगी और जबरदस्ती नहीं करूंगी, विल गिव यू फुल टाइम, आप रिलैक्स करो, आई ट्राई टू मेक इट एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। उसकी लैंग्वेज के अंदर उसको ये समझाना जरूरी है और फिर दुआ करो कि वो मांगे। यस सर। दूसरा, जब आपने एग्जाम स्टार्ट किया है शुरू में ही और आपको लगे कि जी कोई लैंग्वेज बैरियर है या वो बिल्कुल ही पेशेंट बात नहीं कर रही, आप उसी टाइम अपने एग्जामिनर्स को कह सकते हो कि जी पेशेंट इज काइंड ऑफ नॉट हैप्पी या शी वांट्स टू लीव, या इस वजह से हम उसको चाहेंगे कि जी मेरा अपना पेशेंट आप चेंज कर दें। आई डू रिमेम्बर इन वन टाइम हम एग्जामिनर्स थे एज सच, उसने हिस्ट्री स्टार्ट की, तो उसने प्रेग्नेंट पेशेंट थी और वो पेन्स की हिस्ट्री दे रही थी। उस बच्ची ने फौरन उसके पेट पे हाथ रखा, उससे कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी, उसने कहा कि सर पेशेंट जो है इसको कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, शी नीड्स इमरजेंसी रिमूवल टू द लेबर रूम, काइंडली इसको आप वहां भिजवाते हैं, मेरा पेशेंट चेंज कर दो। दिस शो द एम्पैथी एंड सिंपैथी फ्रॉम योर पार्ट टुवर्ड्स द पेशेंट। अगर ऐसी बात है तो वो कर लोगे तो आई थिंक वो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ जी इसको पेशेंट का भी ख्याल है, सिर्फ अपना ख्याल नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कल मेरी फ्रेंड है मैमूना, उसका भी यही हुआ है कि पेशेंट ने उसको एग्जामिन ही नहीं करवाने दिया और वो कहती रही एग्जामिनर को और वो इतना काउंसिल करती रही और उसको नहीं उसने एग्जामिन और वो फेल हो गई है उसमें। तो सर इसमें अब क्या करें? और कल मैं भी जाके प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं भी मरीज देख रही थी, उसने भी मुझे नहीं करवाने दी, मैंने हर तरह से उसको करने की कोशिश की है। तो सर इस तरह हो जाए तो फिर अब एग्जामिनर कहते हैं ये आपका मसला है, आप काउंसिल करें, तो क्या करे बंदा फिर? नहीं आपने, नहीं बेटा आपने उनसे पूछा कि जी आप क्यों नहीं कराना चाह रहे? वो कहती हैं कि इतना उसने दर्द कोई किया है, वजह मुझे दी होगी? सीपीएसपी भी भेजा हुआ था और मुझे इतनी दर्द किया है, तुम लोगों ने इतनी ज्यादा, सर वो तो हाथ ही नहीं लगवा रही थी ना, सर मल्टीपल टाइम्स देखो मैं, एग्जामिन हो चुकी थी। अब देखो देयर इज ऑलवेज, वो बात ठीक, देयर इज ऑलवेज ऑलवेज एन अपना लिमिट टू व्हाटएवर यू थिंक जी के इज राइट। राइट का मतलब ये है कि यस ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी हम
एक ही पेशेंट को 10 दफा एग्जामिन करें और उसको पता भी ना हो कि जी उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जब उसको पता ही नहीं कि मुझे इसका फायदा क्या हो रहा है। कोई भी बंदा वो चीज आप नहीं करने देगा अनलेस अंडरस्टैंड कि जी उसको भी कोई ना कोई एडवांटेज है। अब वो एडवांटेज आपने ढूंढा कि जी इसमें मे बी आपकी मैनेजमेंट चेंज कर देंगे, हम आपका चलने की कोशिश करके जो भी इसका नतीजा होगा, ये मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ मिलकर जो डिस्कशन होगी उसका रिजल्ट आपको बता देंगे कि क्या होगा। मतलब आई डोंट नो, पर ये दीज थिंग्स हैपन, और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, उनकी वहां पे आपको मैनेजमेंट प्लान आती है, और वो मैनेजमेंट प्लान इसी तरह है। दैट इज राइट। एंड ये भी मैं आपको रीश्योर कर दूं कि सिर्फ एग्जामिनेशन ना करवाने की वजह से यस नंबर्स आपके कटेंगे, लेकिन पास फेल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि जिसने आज तक कभी एग्जामिनेशन नहीं किया और वो फेल हो गया। पास फेल नॉर्मली हिस्ट्री एग्जामिनेशन और पहली इन्वेस्टिगेशन में दे कैन डिसाइड। हाँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप एग्जामिनेशन ना करो, दैट इज फॉर श्योर। फिर देन इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जामिनर कि वो किस चीज को कहाँ ले जाए। और ये भी सोचो कि उस एग्जामिनेशन से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपकी डीडी में, मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी। लेट्स सपोज कि एक पेशेंट है वो फाइब्रॉइड का है और उसका 28 वीक साइज मैस है, और आपको पीए पे या आपको फील हो रहा है कि हाँ जी ये मैस आ गया, वो ना आ गया। अब वो कह रही है कि जी मैंने एग्जामिनेशन नहीं कराना। उस एग्जामिनेशन से आप क्या लेना चाहोगे? मैं पूछ रहा हूँ वैसे, वो जनरल क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू सी कि जी उस एग्जामिनेशन में क्या निकलना चाहिए बाय मैनुअल में और पब्लिक में, आप क्या चीज ढूंढना चाहोगे? मतलब मुझसे अगर मैं एग्जामिनर होता हूँ, मैं अगर एग्जामिनर होता हूँ तो मैं, अब उसने नहीं कराने दिया तो मैं अगले से आपसे पूछूंगा कि हाँ जी उस एग्जामिनेशन में आपने क्या चीज देखनी थी या किस लिए कर रहे थे। ये तो नहीं कह सकते आपकी जी ये रूटीन का प्रोसीजर है तो हम इसलिए कर रहे हैं। सर उसका मैथ्स का ओरिजिन क्या है, यूट्रस है कि ओवेरियन है? चलो 1 kg के उसमें बेटा यूट्रस और ओवेरियन तो इसमें नॉर्मली इतने बड़े में नहीं पता चलता, लेकिन दो चीजें और भी आ जाती हैं कि उसका आप टेंडर है सर मोबिलिटी चेक करेंगे, टेंडरनेस चेक करेंगे, मोबिलिटी और सर फॉर्निसिस देखेंगे कि क्लियर हैं या नहीं है, और उनमें भी टेंडरनेस, एनी वेजाइनल डिस्चार्ज, एनी ब्लीडिंग, सर्वाइकल स्टेटस, एनी एडिनेक्सल, अगर फीलिंग आती है लोअर लिमिट रीचेबल और नॉट, मूवेबल फ्रॉम साइड टू साइड और इन वर्टिकल पोजीशन। ओके। और सर एनी एसआईटीज और सर अगर हम पता चलेंगे हम तो सिर्फ इस वक्त मैनुअल सॉरी बाय मैनुअल और वजाइनल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। जी स्पेकुलम वजाइनल, उसमें एसआईटीज कैसे आ गई? नहीं सर, मैं ओवरऑल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी जैसे हम परकशन नहीं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो डिफरेंट है बेटा, हम तो कह रहे उसने आपको वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करने दिया ना, पेशेंट रिफ्यूज फॉर एनी रीजन। जी अगर उसने नहीं करने दिया, अब आप आ जाते हो टेबल पे वाइवे के लिए, वहां में नॉर्मली पहला फिर सवाल यही होगा कि हाँ जी आपने, उसने पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया, हमने कोशिश की, चलो नहीं मान ली। अगर नहीं माना, अगर उसने नहीं माना तो आप बताओ कि उसमें से आप क्या चीज अपनी मैनेजमेंट में चेंज करना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो? सर हम उसमें तो सबसे पहले यूट्रस का साइज करेंगे, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी, पोजीशन, अगर एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड। सर इसके साथ हम टेंडरनेस भी चेक करेंगे। पहला हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक उस सब चीजों के अंदर ये भी हमें देखना है कि क्या आपको यूट्रस अलग फील हो रहा है। दो मैसेज हैं, एक है लॉबुलेटेड है, उससे पहले जब आप स्पेकुलम करोगे क्या सर्विक्स नजर भी आ रही है कि नहीं आ रही। कई बार जो फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हों या इतने प्रॉब्लम हो तो कई बार वो अपना सर्विक्स को भी स्ट्रेच करके ऊपर ले जाते हैं, वो नजर ही नहीं आ रही होती। ये हुआ है कभी? दूसरा कोई सर्वाइकल पैथोलॉजी है या नहीं, कोई सर्वाइकल सर्विस कैसी है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो कहाँ से आ रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा, हर एग्जाम में आप करते हो, स्मेयर आप लेते हो,
स्मेयर लेते हो कि नहीं लेते? यस सर। हाँ, जी तो वो सर स्मेयर लेने के लिए, सॉरी, जी सर पैप स्मेयर लेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर लेंगे? नहीं, ब्लीडिंग में नहीं। ब्लीडिंग में नहीं लेंगे, पर अगर ब्लीडिंग में सर उतनी एग्जाम में है, लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। अगर ब्लीडिंग में आप कहते हो कि जी आप नहीं लोगे, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो कि आप स्मेयर की तैयारी आपने वैसे पूरी करनी है और यू विल आस्क द एग्जामिनर कि जी कि मैडम क्या मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए स्मेयर ले लूं? हाँ, उसमें मुझे अभी एक बात याद आई। कई बार अगर कोई मेल एग्जामिनर बैठा हुआ है और पेशेंट कहती है कि जी मैंने तो उनको से मैंने पर्दा है, मैं ये नहीं कराना चाहती इनके सामने, फिर क्या करोगे? एक मेल है, एक फीमेल एग्जामिनर, नॉर्मली वो इसी तरह ग्रुप बनाते हैं और पेशेंट रिफ्यूजेस कि जी मैं तो नहीं यहाँ कराऊंगी इसके सामने। सर एग्जामिनर से बात करेंगे कि शी इज नॉट कंफर्टेबल तो एक्सक्यूज करेंगे उनको। बेटा बात नहीं करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे। जी सर। हाँ, हम एग्जामिनर से बात नहीं उस टाइम करते हैं, उनको आप पोलाइटली रिफ्यूज अपना रिक्वेस्ट करोगे कि सर पेशेंट इज हेजिडेंट, तो अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज आप अपना स्क्रीन की दूसरी साइड पे आप चले जाएं ताकि मैं पेशेंट को एग्जामिन कर सकूं। तो बात इन द एंड विल कम डाउन टू द पेशेंट, यू नीड टू आस्क करके जी वो आपको क्यों नहीं एग्जामिनेशन करा रही, और अगर उसको ये तसल्ली हो कि उसकी एग्जामिनेशन आपकी एग्जामिनेशन से उसकी मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी या कुछ होगा, तो फिर विदाउट, मेरा ख्याल है 90% टाइम पेशेंट जो है वो विल नॉट विल से नो। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो CPSP 4 दिन से जा रही है बेचारी पेशेंट, यू कैन वेल इमेजिन उसकी जगह कोई भी हो तो दे नॉट बी वेरी वेरी हैप्पी टू काइंड ऑफ डू दैट। लेकिन CPSP ऑनेस्टली ट्राई करता है कि वो जितने मैक्सिमम पेशेंट्स और उनकी रेपुटेशन मिनिमम, स्पेशली गायनी की। ऑब्स्टेट्रिक्स का तो नॉर्मली इतना इशू नहीं होता, ऑब्स्टेट्रिक्स नॉर्मली PA में दे डोंट इतना रिफ्यूज, लेकिन यस पहले एग्जामिनेशन में वो होगा। लेकिन इन द एंड जितना उसको आप दोस्ती करोगे, जितना उसको समझाओगे, उतनी लाइफ विल बी इजियर। अगला कोई क्वेश्चन? सर मैं एक केस डिस्कस कर लूँ, मैं एक केस सुना दूँ, ऑल्दो मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ लेकिन मैंने अपने पास उसकी समरी बता दो बेटा फिर आप। हाँ सर, पेशेंट है वाइफ ऑफ दौलत, शी इज 38 years old। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर ऊंचा सर बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम अगर मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है विद 1 IUD तो हम प्रेगनेंसी को सेफली कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं? ओके, मुझे आप ये बताओ कि जो मोनो है उसको डिलीवर कब करते हैं? सर मोनोकोरियोनिक को अगर इफ इट इज अनकॉम्प्लिकेटेड तो सर हम 36 वीक्स तक लेकर जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और अगर एक ट्विन जो है IUD हुई है, व्हेन इज वो प्रॉब्लम हो, कौन सा टाइम ऐसा है कि जो दूसरा वाला बेबी जो अलाइव है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या कब होगी? सर उसको सब आफ्टर 48 आवर्स और इन 48 to 1 वीक सर उसके न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने के जो मैक्सिमम चांसेस है ना वो विद इन 48 आवर होते हैं। विद इन 48 आवर्स होते हैं। अब दूसरा इसमें एस्पेक्ट आ जाता है कि व्हाई दिस अनफॉर्चुनेट मोनो वाला एक बेबी डाइड। एक देखो ना पॉसिबिलिटी ऑफ उसकी क्या रीजन थी, वाज इट हाइपरटेंशन, TTS होता है डायबिटीज, क्या? सॉरी सर मोस्ट मुझे कॉमन आपकी आवाज कॉज कट, TTS होगा ना इसमें मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हो आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं समझ नहीं आया आपने कहा कि मोस्ट कॉमन क्या चीज है? सर आप TTS ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम नहीं, ट्विन टू ट्विन में तो एक स्टोरी थोड़ी सी फर्क हो जाती है ना, वो फौरन तो उसकी डेथ नहीं होती, वो तो एक बच्चा जो है वो IUGR हो रहा है और एक दूसरे को क्या होता है?
मैक्रोसोमिक। मैक्रोस्कोमिक, एक बड़ा हो जा रहा है, एक को ब्लड का नहीं पहुंच रही, एक को ज्यादा पहुंच रही है, तो वो करके वो तो कहानी फर्क है। ये आप अनकॉम्प्लिकेटेड की बात कर रहे हो कि ये इसकी बात कर रहे हो? सर मैं कर रही हूँ, मैंने एक पेशेंट देखी थी, शी वाज एट 30 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड शी वाज आल्सो हाइपरटेंसिव फ्रॉम द सेकंड फ्रॉम द थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी शी वाज hypertensive and she was taking tablet Eldomet, 2 tablet TDS and tablet Norvas, and she was symptomatic as well, and her one baby was IUD and it was detected 24 hours back, and she was admitted in labor room due to uncontrolled blood pressure and one for the management of one IUD and one alive issue. जो अलाइव इशू है इसकी जेस्टेशनल एज कितनी है? Sir, 28 weeks according to और the patient, and it was also according to the ultrasound, it was also at 28 to 30 weeks just. ओके, एंड जो आईयूडी बेबी है उसकी कितनी जेस्टेशनल एज है? उसका साइज वगैरह सर कितना? उसकी भी ऐसे ही थी, क्योंकि आईयूडी सर उसकी जस्ट 24 आवर बैक डिटेक्ट हुई थी। उससे पहले कहती मेरा बच्चा अलाइव था, मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, नॉर्मल था। जब वो निश्तर में आई है तो यहाँ पर आके सर उसकी डिटेक्ट हुई थी कि एक उसकी आईयूडी हो गई है, तो फिर वो एडमिट हो गई थी फौरन। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों बेबी उनमें किसी दोनों बेबी बच्चों में आईयूजीआर नहीं था। नहीं नहीं सर, नहीं वो नहीं था सर। आईयूजीआर नहीं है। ओके, व्हाट वाज द कॉज ऑफ आईयूडी? सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना आपसे। सर इस पेशेंट में मे बी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। फिर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन में एक बच्चे पे क्यों असर किया, दोनों पे क्यों नहीं किया? हाइपरटेंशन तो एक सिस्टमिक है ना। सर एनी कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी, बट उसके नॉर्मली स्कैन सर नॉर्मल था। अनॉमली, अगर अनॉमली हो मोनो को अपना नॉटिक ट्विंस हैं तो फिर किस में होनी चाहिए? दोनों में होगी, एक में होगी? सर दोनों में ही हुई। फिर तो दोनों में होनी चाहिए, क्योंकि हम तो बात मोनो की कर रहे हैं ना। मोनो में तो दोनों को होना चाहिए, दोनों एक ही मतलब आइडेंटिकल बच्चे हैं तो उन दोनों में आइडेंटिकल इश्यूज होने चाहिए। ट्रैप हो सकता है सर। ट्रैप, व्हाट इज ट्रैप? सर वो बैंड्स बन जाते हैं ना, एक होता है कहते हैं एक होता है एक कार्डियक मॉन्स्टर, दूसरा होता है कार्डियक वाला, और सर इस तरह ये एक बच्चा बिल्कुल वो हो जाता है आयु। लेकिन सर इसमें तो कह रही हैं कि एक दिन पहले हुआ है। एक दिन दोनों पहले बच्चे- हुआ है, और डू रिमेंबर दैट दोनों बच्चे एक साइज के नॉर्मल हैं। नॉर्मल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टीटीएस इसमें सब में दोनों में डिस्क्रिपेंसी होती है बच्चों में, और बच्चा डज नॉट डाई सडनली लाइक दिस। वो शुरू से अगर कोई बुक केस हो तो शुरू से नजर आ रहा होता है कि जी हाँ जी एक की ग्रोथ लैग करनी शुरू हो गई है, एक में ये प्रॉब्लम होगी, एंड देन सो ऑन। फिर इसमें क्या हो सकता है? और व्हाट अबाउट कॉर्ड एक्सीडेंट्स या अब्रप्शन? जी सर। उसकी पॉसिबिलिटी है? जी लेकिन सर पेशेंट ने मुझे ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं दी, ना ही कोई ट्रॉमा, ना ही वेजाइनल ब्लीडिंग, ना ही वेजाइनल डिस्चार्ज, एनी लीकिंग, नो एब्डोमिनल पेन की भी सर कोई इसमें कोई खास स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं थी। नहीं बेटा, कॉर्ड एक्सीडेंट ये नहीं कि उसका प्रोलैप्स हो गया कॉर्ड का। नहीं सर आपने उसमें- एब्रप्शन का पूछा ना, एब्रप्शन का सर। हाँ, मैं देखो उस पर डीडी में निकाल के करोगे ना आप कि जी क्या है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू है कि ये मोनो है। अब्रप्शन हो तो फिर दोनों बच्चों में इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। इवन अगर कंसीव भी है तो देन इट शुड अफेक्ट द अदर बेबी आल्सो। तो मेरे हिसाब से तो इसमें अगर कोई और दोनों नॉर्मल चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, तो वन ऑफ द रीजंस व्हिच कुड कॉज दिस कि जी एक कॉर्ड के एक्सीडेंट से होते हैं या कॉर्ड एंटेंगलमेंट जो होती है, दे कैन कॉज दिस थिंग। ट्रू नॉट नहीं जिसना आ जाती है बात, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। और अगर इस किस्म की कोई कॉज आप सोच रहे हो, देन डिलीवरी वुड बी एट 36 वीक्स। अगर कोई ऐसी कॉज है जो दूसरे बच्चे को भी इफेक्ट कर सकती है, फिर इसकी
अगेन मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी न्यूनेटल फैसिलिटीज कैसी हैं, आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हो, उसकी वायबिलिटी कहाँ तक लेके जाने के लिए आप तैयार। सर अगर ये ट्विन में दोनों के फैले हों और दोनों अलाइव हों और प्रीवियस 1 सेक्शन हो और 2.5 इयर्स का इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल हो, तो क्या इसको हम ट्रायल दे सकते हैं अगर सब कुछ ठीक है? अगर सब आपका कुछ क्या ठीक ख्याल? है सर मैं तो कभी ना दूं। मेरी फ्रेंड को ये केस आया है, उसने हाँ, कहा कि एक्सपर्टीज अवेलेबल होंगी और सब कुछ सही होगा तो मैं दूंगी, और वो पास भी है। उसने डिफेंड कर लिया बेटा, उसके पास उसने डिफेंड कर लिया है उस चीज को अपने एग्जाम में, इसलिए वो पास है। पास फेल सिर्फ डिलीवरी तो 2 ही रूट से होनी है ना, या जनरल से होनी है या अपना सेक्शन से होनी है। तीसरा रूट किसी को अगर पता है तो मुझे बता दो। द क्वेश्चन इज दैट इफ यू कैन डिफेंड योर दैट पोर्शन तो फिर आप उसको बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन की स्टेटिस्टिक्सली और विद योर एक्सपीरियंस कि जी हाँ जी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये सारे करते हुए करोगे। और मेरे अपने डांस से अगर उसने किया तो वेरी वेल डिफेंडेड। और मी अगर मैं सोचूं उसको पर्सनली तो प्रीवियस 1 सेक्शन विद ट्विंस मैं उसका सेक्शन डिफेंड करना ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर उसने अपने एग्जामिनर्स का डिफेंड कर लिया तो दैट इज इक्वली गुड। इसलिए लेकिन सर एग्जामिनर राइट नहीं है। लेकिन सर मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि प्रीवियस वन विद ट्विन प्रेगनेंसी द स्कार इज थिन्ड आउट होता है ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो रप्चर की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, तो आई थिंक वी कैन बेटर डिफेंड सिजेरियन सेक्शन इन ट्विन विद प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन। मेरा भी ये ख्याल है कि जी उसको डिफेंड करना आसान है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चले जाओ वो कहेंगे जी हम कंटिन्यूसली 2-2 मॉनिटर लगा के रखेंगे, थिएटर तैयार है हमारा, और वो स्पॉन्टेनियस अगर लेबर में जाती है तो हम उसको इस तरह करके मैनेज करके उसको आगे लेके जाएंगे एंड विल सी हाउ थिंग्स। दोनों के पहले के हैं वो तो होने को अगर आप डिफेंड करना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आपके वाले पॉइंट ऑफ ले रहे हो, वो तो लेट्स सपोज कि जी पहले भी डिलीवर हो गया, दूसरा कई बार होता है वो पहले की बजाय रोटेट कर गया, it turns out to be breach, it turns out to be वो, एंड तीसरा ऑप्शन जो हमने इसमें सारे कहानी में ये भी नहीं सुना कि जी हाँ उसकी जेस्टेशनल एज कितनी है। अगर तो वो फुल टर्म है 37 वीक्स 37 वीक्स 36 प्लस 5 36 प्लस 6 टर्म पे थी ना, हाँ जी टर्म पे थी। और दूसरी तरफ होगा कि जी वो टर्म पे है, बेबीज का वेट 1.5 1.8 है जी, इस तरह बिल्कुल टर्म पे थी वो जी। हाँ तो ठीक, उसको डिफेंड करके वो कर दिया। लेकिन बात ये है कि आपने जो भी एग्जाम में बोलना है या इस तरह भी बोलना है उसका इन द एंड इट इज नॉट ओनली कि जी ट्विंस को हम नॉर्मल डिलीवर कर देंगे, इट कांट बी फुल स्टॉप लाइक दिस, या ट्विंस का हम सेक्शन कर देंगे क्योंकि उसका प्रीवियस सेक्शन हुआ है। आप उसकी जस्टिफिकेशन ऐड ऑन करोगे कि जी ट्विंस के अंदर यूटस जो है वो ओवर डिस्टेंडेड होता है, ऑफ कोर्स इट इज एट टर्म कि नहीं होता जी सर। ओवर डिस्टेंशन जो है वो क्या कॉज करती है, वो इंक्रीज द चांसेस फॉर रप्चर। प्रीवियस वन को इंड्यूस करना कि अपने अपने कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तो ऐसा मरीज मेरे पास आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट और मुझे आके वो कहते हैं कि जी कि वो लेबर में आ गया है और अगले कोई घंटे में वो डिलीवर हो सकता है और उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक चल रही है, तो देन दैट इज परफेक्टली फाइन, वी कैन। अगर ऐसा है कि जी जिसमें उसको मतलब है कि उस स्टेज पे है, अर्ली लेबर में है, तो फिर देन इट विल बी वो। पर इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये मेरा ख्याल है सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने पेशेंट की विशेस भी पूछनी है एट दैट ड्यूरिंग, जब आप कर रहे होते हो अपनी हिस्ट्री टेकिंग। मरीज एडमेंट है कि जी मैंने तो करानी ही नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मली हम आईवीएफ के पेशेंट्स को डिलीवर करते हैं बाय सी सेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे पास ट्विन पेशेंट, उसका आईवीएफ हुआ हुआ, वो इंसिस्टेंट है कि जी कहती जी मैंने तो उसकी करनी नॉर्मल डिलीवरी। मैंने फिर स्टैंड सिर्फ ये लिया, मैंने कहा चलो यूं करते हैं कि हम 40 वीक्स तक इंतजार करते हैं, अगर यू गो इनटू लेबर फिर वी विल डिलीवर यू नॉर्मली, इफ यू डोंट देन वील सिट डाउन एंड डिस्कस अगेन। वो 38 वीक्स में खुद ही लेबर में आ गई।
आई 3-4 सेंटीमीटर्स थी, अब वी कुडंट डू एनीथिंग, अब क्या करें? उसको फिर मॉनिटर करके हमने दोनों बेबी डिलीवर कर ली। फिर आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी कोई बात होती है, जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो, चाहे ऑब्स्टेट्रिक्स की है चाहे गायनी की है, ऑब्स्टेट्रिक्स में आप उससे प्रेफरेंस उसकी पूछ लोगे कि जी आप क्या बेहतर क्या समझते हो कि आपकी डिलीवरी किस तरह होनी चाहिए। टाइमिंग नहीं, टाइमिंग तो आप डिसाइड करोगे कब होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। वो कह सकती है कि जी मेरी नॉर्मल कराएं, वो कह सकती है जी मेरा सेशन कर, क्योंकि जब आप डिस्कस करोगे आपने वो पेशेंट डिस्कस करना है। गायनी के अंदर जब पूछोगे आपको जी आपको वो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, मेडिकल टेम्परेरी चाहिए कि क्या करना चाहते हो, कंजर्वेटिव चाहिए कि क्या करना, वो कह देगी जी मुझे तो एक दफ़ा ही इसका फुल फ्लेज आप सोल्यूशन लेके दें, मैं तो अब और इंतजार नहीं कर सकती और मैं तंग आ गई। फिर आपने मैनेजमेंट उसको करनी, ये आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी फिर जब भी आप अपना मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट शी रिक्वायर्स टू दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट, तो इसलिए हमने इसका परमानेंट हिस्टेक्टमी सोच ली एट 38 वीक्स विच इज़ डिफेंडेबल एंड विच इज़ फाइन। उसकी फैमिली कंप्लीट है, वो बार बार आ नहीं सकती, वो हेल्थ ब्लीडिंग से तंग है, जो भी है, तो इसलिए हम वो कर देंगे। हाँ, एक पेशेंट है कि जी वो 40 साल की है, उसने बच्चे पैदा करने हैं एंड शी डज नॉट वांट टू पार्ट विद हर यूट्रस, तो आपसे कहोगे जी हाँ ठीक है जी हम कंजर्वेटिव करेंगे। I don't know how many people have you Sir? gone to Saudi and worked there और यहाँ पर आपने कहानी सुनी है, वो तो PPH हो भी रहा हो तो वो कहते हैं यूट्रस नहीं रिमूव करना, आप जो मर्जी कर, बाकी दुनिया जहां के आप लगा लो, हर चीज कर लो, रिमूव करोगे तो वहां पे नहीं कर। सर अगर एक ही वाला आईयूडी हो गया हो और दूसरा लाइव हो तो सर इसको मॉनिटरिंग किस तरह करनी है ये प्लीज बता दें कि 28 वीक्स पे एक आईयूडी है और दूसरा नॉर्मल है, तो सर इसकी मॉनिटरिंग किस तरह हो? पहले 48 आवर्स तो शी हैज टू बी इन द हॉस्पिटल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ अदर बेबी डिपेंडिंग ऑन जेस्टेशन लेंथ। अगर 48 आवर्स के बाद वो पेशेंट इज फाइन, उसका ब्लड प्रेशर और एवरीथिंग इज कंट्रोल, कोई और रीजन नहीं बनता, फिर उसको आप कहोगे जी आप आगे अल्टरनेट डे पे अपनी डिपेंडिंग अपॉन के कहाँ से वो आई है, अगर करीब से आई है तो मेरे अपने हिसाब से अल्टरनेट डे पे उसकी सीट अपना आके अपना फीटल हार्ट चेक करा के चले जाए, अगर वो ठीक रहता है तो उसके बाद फिर उसको वीकली में शिफ्ट कर दो एंड देन सो ऑन। अगर बीच में सर कौन से ब्लड टेस्ट कौन से सर किस तरह करवाएंगे ब्लड टेस्ट? सर वो जो करवाते हैं कि वो वीकली वो वीकली हो, सॉरी सर समझ नहीं आई। वीकली बेटा, हफ्ते में एक दफा। सर वो डीआईसी प्रोफाइल करवाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आपने वो देखना ना, फिब्रिलिन लेवल देना है, डी डायमेंस देखने हैं कि डीआईसी में ना सर एक पेशेंट थी सर, मैंने अभी इस सर्विसेज हॉस्पिटल में देखी है सर, उसकी ना 3 उसके बच्चे आईयूडीज, 2 7th मंथ में आईयूडी और 1 5th मंथ में आईयूडी, और उसका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसको निकला कि उसका पीआईएच थी, और बाद में वो चेक करवाती रही और बाद में उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा, रिकॉर्ड वो रखती रही, लेकिन फिर भी उसके 2 आईयूडीज, तो मेरा दिमाग फिर एपीएलएस की तरफ गया। सर ऐसे इस तरह की पेशेंट मुझे समझ नहीं आई कि वो अब उसको क्यों उसकी इतनी 3 आईयूडीज हो गई हैं, एक मतलब एक शुरू वाला 2 7 मंथ पे और 1 5th मंथ पे, और ब्लड प्रेशर भी उसका नॉर्मल है, लेकिन उसकी आईयूडीज हो रही हैं। बेटा हमारे पास क्या कौन सी ऐसे पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में? सर वही वाली एपीएलएस वर्कअप जो हम लोग कराते हैं, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, एंटी लुपस और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। मेरा ख्याल है वो कराओ। दूसरा अपना डायबिटीज के लिए स्क्रीन आउट जरूर होना चाहिए ऐसे पेशेंट को, जैसे कि तो जीटीटी होगी ना फिर आपकी, उसकी अपना वो करा के, किसी ने कहा अभी मैंने देखा थायराइड फंक्शन टेस्ट, टीएसएच का भी उसका रूटीन का होना चाहिए। हाँ दैट इज राइट। बाकी उसके कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स हो तो वो करो। सर उसका कोई मेडिकल डिसऑर्डर और नहीं था, सारी हिस्ट्री में प्रूव अप किया था और उसका वर्कअप भी हुआ था, सब कुछ उसका नॉर्मल था, लेकिन एपीएलएस वर्कअप उसका नहीं हुआ था। एपीएलएस का इसका जरूर होगा। दूसरा अनोमलीज के लिए पॉइंट आउट करने के लिए हमें इसको जरूर स्क्रीन आउट करना बड़ा जरूरी। कोई ऐसी कंजेनिटल जो फैमिली के अंदर या इसमें बार बार रिपीटेडली हो रही है उसको देखने के लिए, अगर पहले नहीं हुई। और ये वाला बच्चा अगर खुदा ना खास्ता इसकी भी आईयूडी होती है, उसका सर आईयूडी था वो भी। अगर वो आईयूडी है
तो उसके प्लान के मुताबिक आपको उसका क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या करना चाहिए? सर मेरे दिमाग में तो APLS वर्कअप आ रहा था और बाकी जब बच्चा APLS तो हो गया, उसके अलावा सर पता नहीं। ऐसे ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें व्हाट दे डू इज उनका प्लेसेंटा लेके दे टेक द प्लेसेंटा एंड उसको नॉन सलाइन के अंदर उसको भिजवाया जाता है फॉर कैरियोटाइपिंग और माइक्रो डिलीशन। 2 चीजें होती हैं, उन दोनों को देखने वो उसमें स्क्रीन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा जेनेटिक इशू तो नहीं जो रिपीटेडली वो आके हो रहा है। हिस्टोपैथोलॉजी में बेटा उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। और जो की हॉट टेस्ट है वो तब इम्पोर्टेंट है कि उसका ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव और हस्बैंड इज पॉजिटिव। सर बेबी का करेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन? बेबी का पोस्टमार्टम यस ऑफ कोर्स। एग्जामिनेशन, क्योंकि बुक लिखती है कि अगर कोई कास्ट नहीं मिलता तो आप बेबी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे कि कास्ट का पता चल जाए। बेटा हमारे कहाँ होता है बेबी का पोस्टमार्टम? हमारा मैक्सिमम जो वैसे यहाँ यहाँ पे पर होता है नहीं 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 सही नहीं, यहाँ पर नहीं होता वैसे। कि ये रिपोर्ट बुक्स में लिखी होती है कि रिपोर्ट्स इफ अवेलेबल बेबी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन नहीं, वो रिकरेंट आपकी बात IUDs। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन उस पोस्टमार्टम से पहले जो आपका पीडियाट्रिशियन है वो आके उसको डिटेल देख के उसकी रिपोर्ट देता है कि जी कोई ग्रॉस अनॉमलीज तो नहीं है। वी कैन डू दैट। ओके ओके सर। सर मैं आपको एक इसी तरह केस है, पेशेंट she was gravid at 9 para 6 plus 2 with 5 second with the 4 second trimester IUDs na gravid at 9 para 6 plus 2 with 4 second and she was currently at 28 plus 3 weeks PUG, but she is a chronic hypertensive and the risk factors were anemia and with anemia and chronic hypertension, and she had abruptions and history of transfusions evident for antepartum hemorrhage in the previous 2-3 pregnancies as well. And this time she was having at 28 plus 3 weeks PUG, she was having a fundal height of 20 weeks with almost no liker with the baby, and estimated fetal weight of around 1 kg. And so इस पेशेंट को हमने अब आगे किस तरह लेकर जाना है? She was also complaining of having decreased fetal movements. लाइकर कितना है बेटा? मैम सर 3.8. देखो ये सारे फैक्टर्स 20 वीक्स 28 के तो प्रोग्नोसिस तो पुअर है, लेकिन आई वुड से कि अगर ऐसा ही पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाए या प्रेगनेंसी से पहले आ जाए तो ऑफ कोर्स देन आप उसमें डबल डोज ऑफ डोप्रिन 75 की बजाय 150 मिलीग्राम की डोप्रिन और दूसरा अपना क्लेक्सेन का रोल वो थोड़ा सा प्लस माइनस है, उसको देख के वो आप करके इसको वी कैन स्टार्ट एंड देन वी कैन होप एंड प्रे। यस एट दिस स्टेज हम पेशेंट को बैठ के उसका पूरा प्रोग्नोसिस बता के बेसिकली कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर है जितना आप कर सको मैक्सिमम, एंड लेट्स सपोज कि हाँ एम्पेरिकली इस स्टेज पे हम क्लेक्सेन दे सकते हैं या नहीं दे सकते विद 3 AFI मे बी आप वो करके करो। एंड तीसरा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऐसी जगह है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये इतने छोटे बेबीज कैन सर्वाइव, फिर आप उसको वहाँ पे न्यूनेटल फैसिलिटी के लिए इन यूट्रो ट्रांसफर की बात करो। नेक्स्ट प्रेगनेंसी का प्लान कर लोगे। वेरी सैड सिचुएशन ऑफ दिस थिंग ये जी करके, लेकिन एक बात बड़ी पक्की है कि इसकी जो ज़्यादा आपका मैनेजमेंट के बाद जो ज़्यादा आपके इसमें वाइवा होगा वो पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में क्या बातें करेंगे सर? ये मुझे नहीं आती। क्या नहीं आती हैं आपको? अच्छा आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहोगे पेशेंट को कि आप बस ठीक है आप चले जाओ? नो सर, उसके इश्यूज देखो ना बेटा, उसको इश्यूज को आप एक एक करके कोलेट करो और देन यू मूव ऑन। इसके इश्यूज क्या क्या हैं, यू राइट इट डाउन। she has been poorly compliant इस वजह से कि इसके 4 सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो चुके हैं इस बार, लेकिन she has not bothered या she has not been properly counseled कि how to take the next pregnancy। बेटा ये चीज आपने करनी है ना। नॉन कंप्लायंस तो है, अब आपने उसको कंप्लायंट बनाने के लिए क्या करना है?
इम्पोर्टेंस ऑफ नेक्स्ट बेबी प्रेगनेंसी का क्या करना है, वरना तो वो दोबारा कोई 6 महीने 8 महीने के बाद दोबारा इस तरह आ जाएगी आपके पास। उसने प्री प्रेगनेंसी का विजिट करना है, उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को क्या क्या करना चाहिए, उसने प्री प्रेगनेंसी से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी क्या क्या चीजें कंट्रोल करेगी, तो फिर हम आगे जाएंगे। फिर उसकी ऑफ कोर्स के जी फर्स्ट टाइमेस्टर में आपने क्या करना है क्या नहीं करना, सो ऑन एंड दिस थिंग, जो चीज आप बात करना चाहोगे उसमें एज अ गुड डॉक्टर आप रिक्वेस्ट करोगे कि जी के आइडली स्पीकिंग कि ये सारी काउंसलिंग किसके साथ बैठ के होनी चाहिए? हस्बैंड और कपल के साथ। कपल के साथ। वो ज़ाहिर है यहाँ नहीं करोगे, लेकिन कहोगे जी कपल दोनों आएंगे, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे जी यू आर ऑफ लूजिंग गेम। ये अगर हमारे पास आप टाइम पे आओगे, हम देखेंगे, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिनिमाइज किस तरह कर सकें या कम से कम किस तरह करें। ऑफ कोर्स गारंटी विल बी ओनली एंड ओनली गिवन बाय अल्लाह मियां, लेकिन वी विल ट्राई टू टेक हर इन अ मैनर। लेकिन उसके लिए करने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए हमें आपकी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट जरूरत है, जहां पे हम भी आके आपको सपोर्ट करने के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार हैं। स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन एंड मूविंग ऑन, एंड उसे बताओगे कि जी नंबर 2 नेक्स्ट प्रेगनेंसी ये उस पेशेंट का भी तो हाल देखो ना, इसकी एज कितनी, some idea कि उसकी एज कितनी? 35 years. She is 35 years of age. Married for? Married for 18 years. अब ये इससे ज्यादा मुझे बताओगे क्या किसी और के साथ, बेचारी के साथ मिसहैप हो सकता? Anybody who is married for 18 साल से 35 साल बेचारी की उम्र होगी, तो उसको जस्ट इमेजिन। और आपकी काउंसलिंग के अंदर इफ यू फील ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग कि इसको कोई साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, तो उसके भी आपके हॉस्पिटल के अंदर बिहेवियरल साइंसेज के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप कहोगे कि जी हम उनसे भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी इवैल्यूएशन करके, ताकि वो गाइड कर सकें कि आगे हम इसको कैसे लेके जाएं। यू नीड टू लुक एट द पेशेंट एज अ होल। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है जो ग्रीवेंस वाले के लिए करते हैं या वो करते हैं। बाहर जो अगर आप जाके इनकी गाइडलाइंस पढ़ो, तो वो तो इनकी जो बच्चा खुदा ना खास्ता आईयूडी हो जाता है, उसका पूरा एक सिनारियो है कि आपने उसको उस वहां तक लेके जाना है। दे नेम द चाइल्ड, दे टेक द पिक्चर्स, दे बरी द बेबी, और उसको एक एंटिटी देखने के बाद वो सारा कुछ करके, और इवन जब वो घर चले जाते हैं तो घर जाके ऑनेस्टली वहां पे वो हाउस कॉल किया करते हैं ऐसे पेशेंट के लिए कि कल उनको कोई और सुसाइडल अटेम्प्ट या इस किस्म की डिप्रेशन में ना चले जाए। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हमने उनको ये करके करना है, एंड मेकिंग श्योर कि जो शी हैज गॉन थ्रू सो मच, उसको तो एम्पैथी की और सिंपैथी की मैक्सिमम जरूरत है इस स्टेज पे। फिर आगे साथ मेडिकल क्या करना है वह करना है। और ऐसा पेशेंट जिस तरह का होता है, आई वुड सजेस्ट कि वो जब दोबारा ट्राई करना शुरू करे, फौरन साथ ब्लूप्रिंट डबल डोज पे उसको स्टार्ट कर, तो ये रिकमेंडेड भी है और उसका आउटकम भी बेहतर है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हमें उसको क्लेक्सेन और उसका कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर करना है, वो बड़ा जरूरी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्लेक्सेन या थ्रू आउट? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद उसको रीवैल्यूएट करोगे, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है, आई डोंट नो मुझसे आपने मैंने रिसेंटली नहीं पढ़ा, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ 13 हफ्ते तक ही ठीक है, लेकिन आई सजेस्ट कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी एज लॉन्ग एज पॉसिबल विद दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि हम सर एक और क्वेश्चन पूछ लूं सर एक और क्वेश्चन पूछ लूं सर? जरूर पूछ लें सर। अगर एक पेशेंट है, शी इज इन द सेम सिचुएशन, 28 plus 3 weeks POG with the same kind of bad ops history, that she has had an eclampsia. She's a gravida 9 para 5 plus 4, but she has had an eclampsia in the previous pregnancy. और अब जो है वो ओलिगो के साथ आई है 28 weeks पे, but she has severely jaundice with fever and she's having an ALT of 75 and she's having her platelets are 2,50,000 although, but she's having fever and she's jaundice with 22 bilirubin.
एंड ALT भी 75 है और इसका यूरिक एसिड भी 9 है, सो एंड प्रोटीनूरिया भी है, ग्रॉस पीडल एडीमा। पेशेंट अगर हमारे पास वार्ड में इस कंडीशन पे आती है तो देन व्हाट? आपका ख्याल है ये हेल्प में है? यस सर, मेरे ख्याल में, क्योंकि शी हैज एन, ऑल्दो राइट नाउ शी इज नॉर्मोटेंसिव विद 120/80 blood millimeter mercury blood pressure, but she has had an eclampsia in the previous pregnancy. अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में एक्लेम्शिया है तो देयर इज लाइकली चांसेस कि ये वाला पेशेंट भी अपना सिनेरियो हेल्प ही है। लेकिन मैं इसको सुन लो बेटा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है, अदरवाइज आई वुड आस्क यू। सबसे पहले इसमें जो हमने करना है उसमें एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की या हेपेटोलॉजिस्ट की कंसल्ट जरूर लेनी। अच्छा सर, ये मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि दिस इज सच अ मतलब रेयर सिचुएशन उस वक्त कंसल्टेशन। देखो, अगर फुल ब्लोन भी आ जाता है, प्लेटलेट्स के कम होते हैं, फिर तो जिंदगी हमारी सबकी आसान हो जाती है। यस सर, या तो But प्लेटलेट्स हम उसके रिपीट करें, या जस्ट टू टेक कि मे बी हम कोई ऐसी चीज तो मिस नहीं कर रहे। और उसमें AFLP का भी वो था क्योंकि she was having hypoglycemia and she was having on a 2 hourly RBS record and it was coming in about 60s. ओके, प्रॉब्ली हमें इसे टर्मिनेट तो करना है, लेकिन विद द कंसल्ट एक बार, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक चीज वो ऑफ है, उसको रीचेक करके और अपना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेके, लेकिन विल टेक हर ऑन द लाइंस ऑफ अपना हेल्प सिंड्रोम। Okay. So this pregnancy should be terminated straight away. मैं तो कह दिया है कि देखो, अगर तो हेल्प आपका लेबल हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है सर, should we take high, we will take high, we will say the management, हम इसकी इस तरह सुनाएंगे that we will have to take high risk consent from the couple and we will have to explain that there is a high risk of पहले mortality. एक्सप्लेन करते हैं, फिर कंसेंट लेते हैं। दूर मैं बताता हूँ, ये सीक्वेंस भी आपने ये बताना है ना कि अगर आप किसी से साइन करा रहे हो कि जी आप हाई रिस्क पे साइन कर दो, यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम फर्स्ट कि जी ये क्यों हम ले रहे हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। इन द एंड देन वी साइन इट। तो पहले एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर आपको उसका होगा, एंड उसके बाद देन वी कैन प्रोसीड। सर मैंने मेरे क्वेश्चन और फिर इसमें सर ICU इन्वॉल्व करेंगे, ICU ऑफ कोर्स। देखो, जो हेल्थ की मैनेजमेंट है वो तो सारा कुछ करोगे ना, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की। उनको हेड्स अप जरूर दोगे कि जी हम ये करने लगे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपने क्या कहते हैं ब्लड भी अरेंज करने हैं, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, एंड व्हाट नॉट, एंड सारे सिनेरियो जो हैं सारा कुछ करो। डॉक्टर ये एक पूछना था कि जैसे वन इन ट्वेन अगर वन बेबी IUD हो जाता है, जो हमारे बुक्स में फीटस का MRI अल्ट्रासाउंड के बारे में हम बोलेंगे मॉनिटरिंग में कि हम अल्ट्रासाउंड फीटस करवाएंगे, ब्रेन का अल्ट्रासाउंड कराएंगे फीटस का टू सी द सिस्टिक चेंजेस। अल्ट्रासाउंड या MRI का बोलना है या नहीं बोलना है? बेटा, अगर आपके पास इसी डॉक्यूमेंटेशन है कि उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैंने तो नहीं पढ़ा कि ऑनेस्टली कि ड्यूवर्स में भी MRI का लिखा हुआ है कि MRI आप जी MRI का लिखा हुआ है, लेकिन MRI सो एक्सपेंसिव। तो जैसे अभी हमने मॉनिटरिंग की बात की तो हम कोगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे और फीटल वेलबींग के लिए वीकली अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, लेकिन MRI ब्रेन इन ड्यूवर्स इज रिटन एंड सम बुक्स अल्ट्रासाउंड ब्रेन। अल्ट्रासाउंड कराना इज नॉट एन इशू, पर आई डोंट नो कि वो ब्रेन की कौन सी पैथोलॉजी इसमें अल्ट्रासाउंड करने के लिए। As you say, there is risk of neurological involvement in the second teen. So to see the neurologic changes, cystic changes, there is written in the Dewars, there is a MRI brain can be done to MRI brain of the fetus. देखो, MRI is a different thing. मैं तो उसका सोच रहा हूँ, जो आप अल्ट्रासाउंड कह रहे हो कि अल्ट्रासाउंड में आप कौन सी ऐसी चेंजेस पकड़ना चाहोगे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ही होना है ना उसमें, जो उसका आपको डर है, तो वहां से कर लेगा। Doctor, cystic changes were written there in books. Cystic changes in the brain. वो, लेकिन आई एम नॉट श्योर बेटा, मैंने ये न्यूज़ वाली अभी तक नहीं देखी,
मैं उसको चेक जरूर कर लूंगा, लेकिन अगर इसकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है तो फिर ऑफ कोर्स इट शुड बी डन। अगर नहीं लिखा हुआ तो करने के लिए, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक वैसे कराया नहीं। दूसरे बेबी का या वैसे भी किसी बेबी का न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट करने के लिए उसका एमआरआई कराया जाए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। Sir, एक और question. It is a primary gravida or gravida 2 para 1 with previous spontaneous vaginal delivery, and now क्योंकि हमने सर dichorionic pregnancy we deliver at 37 weeks and monochorionic at 36 weeks. Sir, is there any role of induction of labor या हम induction करेंगे if there is no other obstetrical indication for cesarean section? बेटा मैं पहले भी कहा है, मैं दोबारा भी रिपीट करता हूँ, आपने उसको बैठ के 2 खाने बना लो, जिसमें आप नॉर्मल डिलीवरी का एक साइड पर लिख लो उसके प्रोस, एक साइड पे आप सेक्शन के प्रोस लिख लो, और ये देख लो कि इन दोनों में आपके लिए एज अ कैंडिडेट कौन सी चीज डिफेंड करनी ज्यादा आसान है, वो वाला पाथ आप ले लो। अगर आप इसका सेक्शन भी करते हो उसका भी होनी चाहिए कि जी लेट्स सपोज के पहले इसकी लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल डिलीवरी। अगर आप ये कहते हो कि जी मैं इंडक्शन करना चाहती हूँ, ओके, पहले इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। आप उसका बिशप स्कोर करके देखो कि वो ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, दोनों कैफेलिक हैं, दैट इज फाइन। उनका वेट आपने करके देखा तो वो भी सारा कुछ ठीक है, पेल्विस उसका ठीक है। वो करने के बाद कहो जी सारे पैरामीटर्स करके हमारा लेबर रूम प्रॉपर्ली इक्विप्ड है फॉर एवरीथिंग, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में हम इसका सेक्शन कभी भी कर सकेंगे। नियोनेटोलॉजिस्ट वो 24/7 अवेलेबल होता है, ऑन द ड्रॉप ऑफ द हेड वो भी आ जाएगा। हमारे पास 2 CTGs अवेलेबल हैं जो इनका दोनों का कंटिन्यूसली हार्ट रेट मॉनिटर करके देखती रहेंगी, एंड हमारे पास पंप अवेलेबल हैं कि वो सिंटोसोनॉन एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। ये करते हुए आप करते हैं के बाद अल्लाह का नाम लेके कहोगे जी हाँ, लेकिन साथ आप कहोगे जी के बिशप स्कोरिंग, उसके बाद फिर पार्टोग्राम मेंटेनेंस, बीच में कोई अगर इसके हार्ट रेट चेंजेस आते हैं पहले या दूसरे बेबी के, या ड्यूरिंग लेबर कोई डिले होती है जो होती है, तो हम अर्ली इंटरवेंशन जरूर कर लेंगे। सर इसमें मैंने ये भी पूछना था कि हम डाइकोरियोनिक को 37 वीक्स पे इंड्यूस करेंगे और मोनोकोरियोनिक को 36 वीक्स पे सर, ये जेस्टेशनल एज। Why do you want to induce dichorion? Let them go into labor on themselves. सर वो गाइडलाइन में है उसमें क्या डाइकोरियोनिक को 37 वीक्स पर डिलीवर करना है, तो इस वजह से मैं पूछ रही थी कि अगर वो स्पॉन्टेनियस लेबर तो हम उसकी वजह क्या उन्होंने डाइकोरियोनिक की उन्होंने वजह क्या बताई है? अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, लेट देम गो। लेकिन सर 37 वीक्स के बाद ट्विन में सडन मतलब कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने 37 वीक्स पे डिलीवर करा देना है डाइकोरियोनिक को और मोनो को 36 पे, अगर वो पहले से अनकॉम्प्लिकेटेड चल रही है तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम उसको अगर वो स्पॉन्टेनियस लेबर में नहीं जाती तो डेडलाइन हमारे पास क्या 37 पे हम उसे इंड्यूस करेंगे या नहीं? देखो अगर मरीज का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है एंड इट इज गोइंग स्मूथली और वो कंप्लाइंट पेशेंट है, उसे कोई इशू होता है, वो फॉरन लेबर रूम आ जाती है या आप एंटीनेटल प्रॉपर्ली कराती रहिए और आपकी फैसिलिटी ऐसी है कि जी आपको किसी टाइम पे आ जाएगी तो उसको आप केटर कर लोगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कि अगर उसका लाइकर भी ठीक है, बेबीज के वेट भी ठीक है, तो एक 37 वीक्स पे इंटरवेंशन मुश्किल, मेरे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि हम व्हाई वी काइंड ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी का इंसिडेंस कितना है एट दिस स्टेज? वो तो इट कैन हैपन टू सिंगल प्रेगनेंसी आल्सो। उसका क्या मतलब हर प्रेगनेंसीज को हम इसमें करना शुरू कर दें? और वैसे ही टू बी वेरी ऑनेस्ट लिखी हुई है कि डाइकोरियोनिक को 37, सर मेरा तो ये कंसेप्ट था, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन रेज किया है कि अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस में ना जाए तो मतलब हम क्या उसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं, बस मैं इस वजह से सर देखो जो लाइन मैंने भी आपको बताई है, कंप्लाइंट है, लाइकर ठीक है, बेबीज का एवरी वेज ठीक है, दोनों कैफेलिक हैं एंड व्हाट नॉट, सो सारा कुछ ठीक है, तो आप कह दोगे ठीक है जी हम इसको वीकली असेस करके आगे चलते जाएंगे। सर मैक्सिमम 40 तक जाएंगे फिर? मैंने वैसे आज तक तो इन 40 तक लेके नहीं गया, लेकिन दे गो इनटू लेबर 50% एट 36 वीक्स एंड रेस्ट ऑफ देम अबाउट 90% जो होते हैं वो 37-38 तक चले जाते हैं।
मेरा ख्याल है मैंने जो मैक्सिमम किया है वो 39 पे डिलीवरी की है ट्विंस की, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। 40 वाला आई हैवंट सीन एज येट। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा ऑब्स्टेट्रिक्स का है, काफी कुछ सालों का एक्सपीरियंस तो है। पर अगर वो चला जाए, आई विल नॉट डेफिनेटली 110% टेक दैट। सर अगर प्राइमरी में जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक टाइम इज अप और डॉक्टर शनाज भी आने वाली। जी, प्राइमरी का केस अगर उसमें स्कैन में यूट्रस मिल आपकी जाता है, आवाज नहीं आ रही। क्या हम कैरियोटाइपिंग करवाएंगे? जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं मैम, आया। सर प्राइमरी एमेनोरिया का केस है, 18 इयर्स गर्ल है, अगर स्कैन पे यूट्रस मिल जाता है तो उसके बाद हम कैरियोटाइपिंग कराएंगे? सर यूट्रस मिल जाता है स्कैन प्राइमरी पे, एमेनोरिया में यूट्रस प्रेजेंट है। हाँ, जी जी, तो हम आप देखो ना, देखो, कैरियोटाइपिंग यस इज अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले बहुत सारी चीजें आपने और रूल आउट करनी है, जिसमें आपके हार्मोन्स हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, उन सबको बैठ के रीइवैल्यूएट करके देन वी गोना डू दैट। हार्मोनल प्रोफाइल सही है, हार्मोनल प्रोफाइल सही है। मुझे आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही बेटा, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। सर वो कह रही है हार्मोनल प्रोफाइल सही है। अगर हार्मोन प्रोफाइल उसका नॉर्मल है तो अगला फिर क्या स्टेप होता है? प्राइमरी इम्यूनोरिया की है ना, अगर वो 18 ईयर्स का प्राइमरी इम्यूनोरिया आ जाता है, और लेट्स सपोज आई एम अज्यूमिंग कि उसको, क्योंकि 18 साल के बाद आपके पास आई है, कोई साइक्लिकल पेन वगैरह नहीं है, इज दैट राइट? और नंबर 2, क्या उसका कभी किसी ने विड्रॉल ट्राई किया कि नहीं किया? वो सारी हिस्ट्री में लेने के बाद देन वी कम डाउन, एंड ऑफ कोर्स यस, कैरियोटाइपिंग फॉरन नहीं आप करा दोगे, उसके पहले पास काफी सारे और फैक्टर्स हैं, उसको देखने के बाद देन द कैरियोटाइपिंग, ये बकल स्मीयर कैन बी डन। चलो, आई थिंक वी हैव टू गो, वी आर ऑलरेडी रनिंग पास्ट द टाइम। बाकी आई थिंक डॉक्टर शनाज विल कम एंड टेक ओवर। थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा, हाफिज एंड गुड लक जो कल इम्तिहान या जो देना जिन्होंने जब